वेलकम टू आईएएस पॉइंट। हमारा जो सेक्शन रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न का रहता है, जिसमें हम डेली 10 प्रश्नों को विस्तार के साथ देखते हैं। आइए, आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा जो सेक्शन रहता है यह जो सारे एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वही हम आपको डिस्कस कराते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको यूपीएसआई के जो नोट्स हैं उनके बारे में जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स यूपीएसआई सिलेबस पर आधारित है। यह नोट्स आपको 149 रुपये में दिया जा रहा है, जिसमें जितने भी टॉपिक है सभी लाइन से कवर किए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और यह जो पीडीएफ है ये आपका 250 पीडीएफ का संग्रह है, जिसमें सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण यानी कि रीजनिंग, कंप्यूटर और प्रमुख संस्थाओं जैसे कई जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी के सभी कवर किए गए हैं। नोट से प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर और जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए हमारे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपको बता दूं कि अगर किसी प्रश्न का आपको उत्तर पता है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर कोई भी प्रश्न में आपको डिफ़िकल्टी है वह भी बताइए। आपको क्लास कैसा लगा यह भी आप बताइए। चलिए, प्रश्न पहला है आपका कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल, जो कि केबुल लामजाओ है, यह कहाँ पर है? ठीक है, विश्व का क्या है, हमने कल भारत का पढ़ा था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पर है। अब हमसे यह प्रश्न आएगा कि विश्व का जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि केबुल लामजाओ है यह कहाँ पर है? ऑप्शन है आपके पास मिजोरम, नेपाल, भूटान या फिर मणिपुर। आप सभी जानते हैं कि यह कहाँ पर है? मणिपुर में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए देखते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? भारत का जो मणिपुर राज्य है यहाँ पर विष्णुपुर एक जिला है, वहाँ पर स्थित है। क्या नाम है इस उद्यान का? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील का अभिन्न हिस्सा है। यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपके पास वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण, वैज्ञानिक कृषि या फिर वनोन्मूलन। आप सभी जानते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि वन संरक्षण से ही चिपको आंदोलन है। आप सभी जानते हैं कि यह चिपको आंदोलन में पेड़ से चिपक गए थे लोग, जिसमें इसे चिपको आंदोलन कहा था, मतलब कि पेड़ बचाने के लिए। तो यह वन संरक्षण से ही संबंधित होगा। आइए देखते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। क्या कह रहा है कि जायद मौसम है उसमें जो उगाई जाने वाली फसल है वह कौन सी है? तरबूज, सोयाबीन, मक्का या फिर पटसन। आपको बता दें जो तरबूज है यह जायद के मौसम में उगाए जाते हैं। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए देखते हैं। जायद की फसल को मार्च में बोया एवं जून में काटा जाता है। खीर, ककड़ी, तरबूज इसकी प्रमुख फसलें हैं। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती है एवं मार्च में काटी जाती है, जबकि फसल जो खरीफ फसल है यह जुलाई में बोई जाती है एवं अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों रबी फसल के क्या है? प्रमुख है, जबकि चावल, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का और गन्ना यह कौन सी है? तो यह खरीफ फसल की प्रमुख है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? जूट का अधिकतम क्षेत्र पूछा गया है जो कि भारत का है। ऑप्शन है आपके पास असम, बिहार, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। आप सभी जानते हैं कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि पश्चिम बंगाल में ही भारत में जो भारत का है यह जूट का अधिकतम क्षेत्र कहा जाता है। कौन सा? पश्चिम बंगाल आपका सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर पांचवा है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल संचयन। आप सबको सभी जानते हैं कि जो ऑपरेशन फ्लड है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है।
क्या दुग्ध उत्पादन से कौन सा ऑपरेशन संबंधित है? तो यह ऑपरेशन फ्लड है। यह क्वेश्चन पुराना है, परंतु एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन फ्लड, जिसमें दूध उत्पादन से इसका संबंध था। आइए देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है। इसमें 3 चरण निम्नानुसार है। प्रथम चरण 1970 से 80 तक, द्वितीय चरण 1981 से 85 तक, और जो तृतीय चरण था यह 1985 से 90 तक चलाया गया था। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ऑपरेशन फ्लड है यह दूध उत्पादन से क्या है? संबंधित है, जो कि 1970 में चलाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? सुदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली है यह कहाँ से ली गई है? ऑप्शन आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा। कनाडा से ही सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली ली गई है। काई में तो भारतीय संविधान ने। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी तथा स्विट्जरलैंड के संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया। अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली नहीं अपनाई। किसकी अपनाई थी उन्होंने? कनाडा की जो संघीय प्रणाली उसे अपनाया गया था। अतः कहा जा सकता है कि जो भारतीय संघवाद है यह कनाडा के निकट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। ऑप्शन आपके पास 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को या फिर 9 स्वतंत्रताओं को। भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 19 जो है यह 6 स्वतंत्रताओं को क्या करता है? प्रदान करता है। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये प्रकार है। पहला, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुग्म सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता, संगम संस्था या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, वित्त, उपजीविक और व्यवहार की स्वतंत्रता। परंतु अब अभी कितने स्वतंत्र अधिकार अभी 7 हैं। आप सभी को यह याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया है? ऑप्शन आपके पास आपात स्थिति के प्रावधान, केंद्र राज्य संबंध, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर इसमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि जो भारतीय संविधान है इसमें से राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसमें सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को क्या किया है? सुनिश्चित किया है। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है। किस किस का है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है। तथापि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में, कौन से भाग में है? भाग 4 में प्रस्तुत राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो यह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? ऑप्शन आपके पास भारत के राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल। इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि उपाध्यक्ष। आप सभी जानते हैं कि जो लोक सेवा के कार्य है इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो कौन करेगा? तो जब अगर अध्यक्ष, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो त्यागपत्र देगा तो वह उपाध्यक्ष को ही देगा। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 94 के बी के तहत, मतलब भाग बी के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करने पर अपने हस्ताक्षर सहित लेख अपना पद त्याग कर सकता है। अगर उपाध्यक्ष को देना है तो वह अध्यक्ष को दे सकता है, अध्यक्ष को देना है तो वो उपाध्यक्ष को दे सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोस्ट इजी आंसर है, इसका उत्तर आप सभी को देना है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु
पूरी करनी चाहिए? ऑप्शन है आपके पास 20 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 18 वर्ष। जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो नागरिकों को आयु जो है वह पूरी करनी है तो वह 35 वर्ष है। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी आवश्यक है। अनुच्छेद 58 है, इसमें राष्ट्रपति निर्वाचन होने से संबंधित अन्य जो अर्हताओं में भारत की नागरिकता, लाभ के पद पर न होना, लोक सदस्य बनने की योग्यता आदि शामिल है। आज की जो क्लास है यहीं पर ख़त्म होती है। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो वह आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।